हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसओ चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है 17 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर। और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है, और यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि समूह ए में 30 सदस्य हैं, समूह बी में 72 सदस्य हैं और समूह सी में 75 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए और अलग अलग समूह का जो खर्च है, औसत खर्च दिया हुआ है 434 रुपये, 324 रुपये और 280 रुपये। समूह ए, समूह बी और समूह सी का औसत खर्च आपसे पूछ रहा है तीनों समूह का टोटल औसत क्या होगा। इस तरह के सवाल हमने हर शिफ्ट में किए हैं। अभी तक शायद 4 शिफ्ट के सवाल हम करवा चुके हैं, तो चारों शिफ्ट में इस टाइप के सवाल थे, सेम सवाल थे, डेटा बदल बदल के। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में चारों ऑप्शन में जो यूनिट डिजिट है वो अलग है। ठीक है, तो हम इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, अब 30 सदस्य हैं और सबका औसत खर्च 434 है, तो इन दोनों को गुना करना होगा टोटल खर्च निकालने के लिए। तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट गुना करेंगे, जीरो को 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो जीरो 4 से जब गुना होगा तो जीरो हो जाएगा, प्लस 72 सदस्य 324 रुपये खर्च करते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट 2 गुना 4 यानी कि 8, प्लस 75 सदस्य 280 रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, तो 5 गुना जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, इसका भी यूनिट डिजिट, इकाई अंक तीनों का जीरो हो गया जोड़ने पे, और डिवाइडेड बाय टोटल खर्च डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन। कितने लोग हैं टोटल, तो ये 30 लोग, 72 लोग और 75 लोग। इसका यूनिट डिजिट जोड़ते हैं, जीरो और दो और 5, 5 2 7। ठीक है, यानी कि ऊपर आ गया 8 इकाई अंक। ठीक है, कोई नंबर है जिसका इकाई अंक 8 होगा और नीचे इकाई अंक 7 होगा। अब खुद बताइए, यदि 7 में आप 1 से गुना कीजिएगा, पहला ऑप्शन में 321 है यानी इकाई अंक 1 है, तो 7 में जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा ना, 8 तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन बी जब आप देखिएगा, ऑप्शन बी है 6 इकाई अंक। ठीक है, तो 7 को आप 6 से गुना कीजिएगा तो 7 छक्के 42, 8 नहीं आएगा ये भी, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए, इकाई का अंक है 4, 7 को जब आप 4 से गुना कीजिएगा तो 7 चौके 28, इकाई का अंक 8 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो सकता है। ऑप्शन डी देखते हैं पहले। ऑप्शन डी है इकाई का अंक 3, तो 7 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो 7 गुना 3 21 आना चाहिए, लेकिन इकाई का अंक में 8 है, यानी कि ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो एकमात्र सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। यदि दो ऑप्शन सही होता तो हमें दूसरे तरीका से बनाना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही आ रहा है, यानी कि बाकी 3 तो गलत हो गए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें 3 इक्वेशन दिए हुए हैं और आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन पुट करके ही बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करने जाएगा ना तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। उससे ज़्यादा आसानी से आप बना सकते हैं ऑप्शन पुट करके। और यदि पहला ऑप्शन आप पुट करते हैं, ठीक है, और पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ही आप दूसरे पे बढ़िए, यदि नहीं करता है तो पहला ऑप्शन सीधा काट दीजिए। ठीक है, तो आइए पहले ऑप्शन से हम ट्राई करते हैं। तो x की जगह पे 2 रखिएगा तो ये 3 गुना 2 6 हो जाएगा। y की जगह पे -2 रखिएगा तो -2 और -4 +8 हो जाएगा। इक्वल टू z के जगह पे -5 रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 का, तो 6 5 30 और -16 14, ये 14 बराबर हो गया 14, यानी कि पहला तो इक्वेशन तो सही हो गया। पहले ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं तो पहले ऑप्शन से पहला इक्वेशन सही हो गया। दूसरा इक्वेशन देखते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो x की जगह पे 3 रखिएगा तो 4 तिया 12 -12। ठीक है, y की जगह पे -2 और z की जगह पे 5, ये आ गया कितना, -2 -12 -2 -14 और +5। गलत हो गया क्या, सॉरी ये गलत हो गया, मैंने गलत पुट किया है x की जगह पे। x 2 है ना, तो -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा ये, और -2 y की वैल्यू और z की वैल्यू +5, तो -10 +5, ये -5 आ गया और इधर भी -5 है, यानी कि दूसरा इक्वेशन भी सही हो गया। तीसरा देखते हैं, x के जगह पे 2 रखते हैं और y की जगह पे -2, तो 2 -6 प्लस z की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 - 1 4 और 4 गुना 2 8 हो जाएगा ये, और -6 + 8 ये भी 2 बराबर हो गया, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, मतलब तीनों इक्वेशन सही हो रहा है पहले ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि पहले ऑप्शन ने तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया ना, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 150% अधिक निर्धारित करता है। 130% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। देखिए, मान लेते हैं उसका सीपी जो है 100 था, और उसने जो मार्क किया वो 150% ज्यादा किया, तो 100 का 150% 150 ही होगा। तो उसने जो मार्क किया वो सीपी से 150 ज्यादा यानी कि 250 कर दिया। ठीक है, और बोल रहा है कि 130% का उसको प्रॉफिट लेना है। तो 100 पे, यदि 100 उसकी सीपी है तो 100 की 130% 130 ही हो जाएगा। तो 130 का प्रॉफिट लेगा तो बेचेगा कितने में, 230 में बेचेगा। 100 प्लस 130, 230 में उसने बेच दिया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, पूछ रहा है कि अंकित मूल्य पे कितना का डिस्काउंट देगा 20% का प्रॉफिट लेने के लिए। यहाँ से सॉरी 130% का प्रॉफिट लेने के लिए, यहाँ से देखिएगा तो 130% का प्रॉफिट हो गया। तो 130% का प्रॉफिट लेने के लिए उसने कितना डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस उसका 250 था और बेचा 230 में, यानी कि 20 रुपए का डिस्काउंट दिया। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 20 250 का कितना परसेंट है, तो 25 अट्ठे 200 यानी कि 8% हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 20 250 का कितना परसेंट है, इंटू 100। ठीक है, ऊपर नीचे 50 से कटेगा, 2 बार में 5 बार में 40/5 8%। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि अनिरुद्ध 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसकी औसत चाल क्या है। ठीक है, तो औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, ये 48 किलोमीटर और ये 52 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और प्लस 120 किलोमीटर, जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो हो गया 220 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम चाहिए। तो 48 किलोमीटर 12 की स्पीड से जब ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 48/12 यानी कि 4 घंटे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 52 किलोमीटर जब 13 की स्पीड से चलेगा तो भी यहाँ 4 घंटे ही लगेंगे, और 120 किलोमीटर 15 की स्पीड से चलेगा तो 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो टोटल टाइम आ गया 4 4 8 8 16। टोटल डिस्टेंस 220 किलोमीटर और टोटल टाइम 16 घंटे। स्पीड यहाँ से निकल जाएगा, ऊपर नीचे 4 से काटिए, 8 से कटेगा क्या, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काटिए ऊपर नीचे, तो 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा पंचों के 20 और पंचों के 20 55/4। ठीक है, और 14 चौके 56 होता है यानी कि 13.75। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ईशान के पास 1407 रुपये हैं। वह इस राशि को अपने दो बेटों कुश और वीर के बीच विभाजित करता है और उन्हें अपनी संबंधित भागों को 10% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने के लिए कहता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यह देखा गया कि 13 वर्षों के बाद कुश के निवेश की राशि 14 वर्षों के बाद वीर के निवेश की राशि के समान हो जाती है। ईशान ने वीर को कितनी राशि दी थी। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल जो है ना, ये सेम सवाल सेम डेटा के साथ 3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, वो डेटा भी नहीं बदल रहा है, मतलब इतना भी मेहनत नहीं करेंगे कि कम से कम डेटा बदल दे। ठीक है, डेटा भी सेम रख रहे हैं, ऑप्शन भी शायद सेम है। ठीक है, इसका आंसर 670 था। पिछले शिफ्ट में मैंने नहीं बताया था, उसके पिछले शिफ्ट में बताया था आपको। पिछले शिफ्ट में मैंने खुद से बनाने के लिए बोला था, क्योंकि डेटा भी सेम है। ठीक है, बस नाम बदल रहा है यहाँ पे। तो इसको बना लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कुश है और बीर है, दोनों को बांटता है 1407 रुपये, और कुश का जो हिस्सा है वो 13 वर्षों के बाद सीआई पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोला, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 10% के रेट से। तो 10% का मतलब क्या हुआ कि 10 यदि प्रिंसिपल है तो अमाउंट 11 हो जाएगा। ठीक है, कुछ को जितना भी पैसा मिला वो 11/10 हो जाएगा 1 सालों में। लेकिन 13 साल के बाद बोल रहा है तो पे पावर 13। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा जो बीर को अमाउंट मिला है वो 14 सालों के बाद, यानी कि बीर को भी अमाउंट मिला है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए भी 10% है, तो 14 सालों के बाद इसका अमाउंट कितना हो जाएगा सीआई से, इतना हो जाएगा। ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये, एक सेकेंड, ये और ये, यहाँ पे एक बचेगा। एक बचेगा, इसका मतलब ये है कि कुछ इक्वल टू बचेगा वीर इंटू 11/10। ठीक है, 13 तो कट गया था, सिर्फ एक बचा,
तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो कुश और वीर का रेशियो है वो 11/10 है। कुश और वीर को जो पैसे मिले हैं उसका रेशियो 11 और 10 है। ठीक है, यानी कि टोटल कितना, 21 यूनिट, और 21 यूनिट बराबर 1407 दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, तो यदि 21 यूनिट बराबर 1407 हैं तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 67। ठीक है, 21 से 6 बार में 126 और फिर 147 बचेगा तो 7 बार में, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 67। आपसे पूछ रहा है कि वीर को कितनी राशि मिली। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 67 है और वीर को 10 यूनिट मिली है, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुना 67, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला कि साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 15 वर्षों में किस वार्षिक दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, दोगुनी होना है मतलब यदि प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट को 200 होना है। ठीक है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा दोगुनी हो रही है तो 100%। कितने सालों में, 15 सालों में, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। आपसे यही पूछ रहा है कि वार्षिक दर क्या होगी, तो 1 साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो 100% 15 सालों में, तो 1 साल में 15 छक्के 90, 6.67%। ठीक है, 100/15 यानी कि 6.67%, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 5002 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, देखिए जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछे ना, तो विषम प्राकृत संख्या, एक तो है ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और ऊपर से विषम है। तो विषम होने का मतलब है यदि दो संख्या लगातार विषम है तो दोनों के बीच में कम से कम 2 का गैप होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने पहला संख्या x माना तो दूसरा x+2 होगा। ठीक है, क्योंकि विषम है, ये पहला विषम, इसके बाद फिर सम आ जाएगा, फिर विषम, यानी कि 2 का गैप होगा। ठीक है, दो विषम संख्याओं के बीच में 2 का गैप होता है और दो सम संख्याओं के बीच में भी 2 का गैप होता है। ठीक है, तो अब हमें 2 का गैप लेना है ना, तो हम ऐसा नंबर मानते हैं जिसको कैलकुलेट करना आसान हो। ऐसे सवालों में हम नॉर्मली मानते हैं कि एक संख्या x-1 रही होगी और दूसरी संख्या x+1 रही होगी, दोनों के बीच में देखिए 2 का गैप है। ठीक है, और इन्हीं का वर्गों का योग दे रहा है 5002। 5002 इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका, स्क्वायर तोड़िएगा तो x² + 1 -2x, और यहाँ से x² +1 +2x, -2x + 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x² + 2। ठीक है, a² + b² + 2ab, और a² + b² -2ab, तो +2ab -2ab कट के ये आएगा इक्वल टू 5002। यहाँ से आपको क्या मिला कि x² इक्वल टू 2x² इक्वल टू 5000, यानी कि x² इक्वल टू 2500 हो जाएगा। तो x कितना आ गया, 50 आ गया। दो संख्या हमने मानी थी और दोनों का योग आपसे पूछ रहा है। पहली संख्या थी x-1 और दूसरी संख्या थी x+1, दोनों का योग क्या हो जाएगा, x-1 और x+1 को जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा। x आपने 50 निकाला है तो 2x कितना हो जाएगा, 100। बहुत ही आसान था। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि a, b और c मिलके एक निश्चित कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलके उसी कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 75% अधिक कार्य कुशल है। ए, बी और सी एक साथ 52 दिनों तक कार्य करते हैं। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए सवाल ये है कि ए है, बी है और सी है। ठीक है, ये किसी काम को तीनों मिलके 54 दिन में पूरा करते हैं, और एक तरफ है बी और सी, ये किसी काम को 56 दिनों में पूरा करते हैं, सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और काम को हम लोग करते क्या है, इन दोनों का एलसीएम मानते हैं। ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो इसका एलसीएम यदि काम को मानिएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको पहले तोड़ के लिख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है कि यह है 27 × 2। ठीक है, यानी कि 3 का क्यूब इंटू 2, इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं 27 × 2। ठीक है, और ये है 28 × 2। ठीक है,
तो इसका जो एलसीएम आएगा, यानी कि जो काम आएगा, वो आएगा 27 गुना 2 गुना 28। ये इन दोनों का एलसीएम आएगा। तो यहाँ से देखिएगा, तो ये आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। एक सेकेंड, ये आ गया आपका टोटल वर्क। तो आप खुद बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपेसिटी कितनी होगी। 54 दिनों में काम कर रहा है इतना, तो कैपेसिटी 28 आ जाएगी। और यहाँ से बी और सी की कैपेसिटी 56 दिनों में काम कर रहा है, तो इसको 56 से डिवाइड कीजिएगा तो कैपेसिटी आपको 27 मिल जाएगी। अब खुद बताइए, यदि ए और बी और सी तीनों की कैपेसिटी 28 है और सिर्फ ए और बी और सी की कैपेसिटी 27 है, यहाँ से देखिए ए बी सी की कैपेसिटी 28 और बी और सी की कैपेसिटी 27, इसका मतलब है जब दोनों को घटाइएगा तो ए की कैपेसिटी 1 मिलेगी, मिल जाएगी। और ये भी बोल रहा है कि बी ए से 75% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि इसकी कैपेसिटी 75% अधिक होगी। तो सीधा लिख सकते हैं बी की कैपेसिटी 1.75 75% अधिक है। ठीक है, तो आपने बी की भी कैपेसिटी निकाल ली। अब बी की कैपेसिटी निकाल ली, आपको काम पता है, तो आप नहीं निकाल लीजिएगा बी को कितना समय लगेगा। आपसे यही पूछा है कि बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो शेष कार्य क्या है, पहले इस लाइन को देखिए, ए बी और सी मिलके किसी काम को 52 दिनों तक करते हैं और ये 54 दिनों में काम कर सकते हैं। यदि कोई 54 दिनों में काम कर सकता है तो एक दिनों में कितना काम करेगा, 1/54 काम करेगा ना। आपको मैंने बताया है बार बार कि जो टोटल काम होता है वो 1 यूनिट होता है, एक हिस्सा, यानी कि 100% टोटल काम होता है। ठीक है, और ए बी सी 54 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं, तो एक दिन में 1/54 काम। इन्होंने 52 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर लिया होगा, 52/54 काम कर लिया होगा। एक सेकेंड, ए बी सी ने 52 दिनों में 52/54 काम कर लिया होगा। और काम को यदि हम एक मानते हैं तो आप खुद बताइए, एक में से यदि 52/54 काम हो गया तो बचा कितना, 2/54 काम बचा ना। इन दोनों को जोड़िएगा तो एक मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 52/54 और 2/54 को तो एक मिलेगा। ठीक है, यदि 52/54 काम कर लिया तो बचा कितना, 2/54 काम, यानी कि 54 यदि टोटल काम है तो उसका 2 हिस्सा बचा। ठीक है, मतलब यही काम बी को करना है, बचा हुआ काम। ठीक है, तो ये टोटल काम था। ठीक है, इसका 2/54 हिस्सा बचा हुआ है, बस ये कर लेते हैं, इतना काम बचा हुआ है। और इस काम को कर कौन रहा है, बी। किस कैपेसिटी से, बी की कैपेसिटी हमने निकाली है 1.75, तो 1.75 की कैपेसिटी से ये काम करेगा। देख लीजिए कितना टाइम लगेगा यहाँ से। ठीक है, तो 1.75 को जब 4 से गुना करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 7 चौके 28, यानी कि 16 बार में इससे कट जाएगा। ठीक है, और 27 गुना 2 54, और 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब 16 गुना 2 32 दिन में बचा हुआ काम बी कर लेगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, ए बी सी का टोटल वर्क निकाल लिया। ठीक है, और वहां से मुझे ए की कैपेसिटी और बी की कैपेसिटी मिल गई। ठीक है, ए की कैपेसिटी 1 आ गई और बी की कैपेसिटी 1.75 आ गई, क्योंकि सवाल में दे रखा है कि बी ए से 75% अधिक कार्यकुशल है। जैसे ही बी का कैपेसिटी निकाला, ठीक है, तो बी की कैपेसिटी हमें निकालनी थी। यदि ये पता करना है कि बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, तो बी की कैपेसिटी चाहिए ना। अब देखिए, काम टोटल जो था उसका 52/54 कर लिया था ए बी और सी ने, तो 2/54 काम बचा था। ठीक है, तो टोटल काम का 2/54 निकाल के हमने बी की कैपेसिटी से डिवाइड कर दिया, 32 दिन आ गया। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पाइप जिसकी आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर है से 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से एक बेलनाकार टैंक जिसकी आधार की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है में पानी बहता है। 13 मिनट में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। सवाल ये है कि एक पाइप है, आप लोग पाइप तो देख पा रहे होंगे नहीं, पाइप बेलनाकार ही होता है। ठीक है, इस तरह से कोई पाइप है। ठीक है, और पाइप का जो सिरा होता है वो सर्कुलर होता है, यानी कि वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का जो व्यास दिया हुआ है, यानी कि रेडियस 1 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि वृत्त का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी से पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी फ्लो होगा तो
कितना फ्लो होगा वो हमें देखना होगा। अब बोल रहा है कि हर सेकेंड 5 मीटर फ्लो हो रहा है, यानी कि इसकी हाइट कितनी मान लेंगे हम हर सेकेंड के लिए। इस पाइप की हाइट 5 मीटर, यानी कि सेंटीमीटर में दिख रहे तो 500 सेंटीमीटर हर सेकेंड, इतनी हाइट पानी निकल रही है। तो इस बेलन का आयतन क्या होगा, यहाँ से 1 सेकेंड के लिए जो पानी निकलेगा उसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, इंटू एच, एच कितना है 1 सेकेंड के लिए 500 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पानी, इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी निकलेगा 1 सेकेंड में। ठीक है, ये पर सेकेंड है। क्लियर है। और ये जा कहाँ रहा है, एक बेलनाकार बर्तन में गिर रहा है ये पानी, यहाँ पे ये बेलनाकार बर्तन है कोई, इसी में पानी गिर रहा है। ठीक है, ऐसे। क्लियर है। तो जो पानी गिर रहा है इस बेलनाकार बर्तन में, तो इस बेलनाकार बर्तन का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या है, इसका जो आर है वो 100 है। ठीक है, हाइट नहीं दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है हाइट कितना होगा। ठीक है, यानी कि इसका एच कितना होगा, मतलब पानी कितना तक बढ़ेगा, एच मतलब ये एच वो ऊंचाई है जितना पानी 13 मिनट में भरेगा। अब खुद बताइए, 1 सेकंड में यदि इतना पानी निकलता है पाइप से तो 13 मिनट में कितना निकलेगा। 1 सेकंड में यदि इतना पानी निकलता है तो 13 मिनट में, 1 सेकंड, इतना सेंटीमीटर क्यूब निकलता है 1 सेकंड में, तो 13 मिनट में 13 × 60 सेकंड, मिनट को 60 में बदल दिया हमने, इतना पानी निकलेगा टोटल। ठीक है, ये पानी निकल रहा है, तो इसका आयतन, ठीक है, बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन एच हाइट के साथ, जितना पानी भर रहा है तो बेलन का आयतन। यहाँ से भी पाई आर स्क्वायर, और आर है 100, तो 100 का स्क्वायर 100 × 100 और एच, यही तो है। इसी को बराबर करना है तो पाई इंटू 100 और पाई इंटू 100 कैंसिल आउट। यहाँ से एच क्या बचा, एच हो गया 13 × 60 और गुना 5 बटा 100। ठीक है, 5 से 20 बार में और 20 से 3 बार में, यानी कि 13 × 39 आ गया हाइट। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि रेलवे में काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, सीजीएल से अच्छे लेवल के पूछे गए। सीजीएल 2025 में जो सवाल पूछे गए थे उससे काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल पूछे। हर सवाल, मतलब मोस्ट ऑफ द सवाल आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। हालांकि कुछ सवाल बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव भी है, लेकिन कुछ सवाल अच्छे भी हैं। ठीक है, तो ये अगला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि यदि 15 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 18 पुरुष 5 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 15 पुरुष 6 घंटे कार्य करते हैं और 20 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। ये काम जो कंप्लीट होगा वही काम, यानी कि इक्वल टू 18 पुरुष 5 घंटे काम करके x दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, कि कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो 18 पंचे 90 और 15 छक्के 90, यानी कि x इक्वल टू 20 आ गया सीधा सीधा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है। इसमें बोला है 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्धगोलाकार कढ़ाई का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो आपको रेडियस पता है 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर पता है। आपको बस आयतन निकालना है अर्धगोलाकार कढ़ाई का, यानी कि हेमीस्फेयर का। और हेमीस्फेयर का आयतन आप लोगों को पता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो 2/3 और पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, 22/7। और आर कितना है, आर है 7, तो 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 7 7 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ हुआ क्या, 49 × 2, चलिए 44 इंटू 49/3 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है। तो इसको जब काटिएगा तो 16 बार में कटेगा और एक बच जाएगा। तो 16 बार में कटेगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि 44 × 16, और जो एक रिमाइंडर आया उसको 44 के साथ अलग कर लेते हैं। समझ रहे हैं। इसको हमने ऐसे कैसे लिखा, ऐसे लिखने से सवाल हमारा आसान हो जाता है, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। मैंने क्या किया ना, इस 44 को 44 ही रहने दिया और 49 को लिख लिया 48 + 1। ठीक है,
डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों का पेयर बनाइएगा तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 44 गुना 16 मिल जाएगा, और इन दोनों का पेयर बनेगा तो 44 गुना 1 बटा 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे बटा 3 भी एक छूट रहा है, ये हो जाएगा बटा 3। ठीक है, 44 गुना 16 440, और चौचो के 24, छो के 24 264, यानी कि 704। ठीक है, ये 704 हो गया, और ये हो जाएगा 44/3 यानी कि 14.66। ठीक है, आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 718.66, ऑप्शन नंबर है ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि x और y दो ऐसे मान हैं कि उनका अंतर x माइनस वाई 5 है और x इंटू वाई 21 है। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन और अंतर दिया हुआ है, आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई तो आपको पता है, आपको सिर्फ ये पता करना है। इसको जब आप स्क्वायर कीजिएगा ना, आपको दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 25। दोनों तरफ स्क्वायर किया हमने, और एक्स वाई भी आपको पता है 21 है, सवाल में दिया हुआ है। तो यदि ये 21 है तो ये क्या हो जाएगा -42, और -42 को जब इधर लेके जाएगा तो 25 प्लस 42 हो जाएगा, यानी कि आपको मिला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ये मिल गया, क्या मिला 67। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 67 और इसका वैल्यू हो गया 21, सवाल में दिया हुआ है। तो ये 67 प्लस 21 क्या आ जाएगा 88। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ये आंकड़ा दिया हुआ है और इसका माध्य विचलन निकालना है। ठीक है, मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन निकालने के लिए किसी भी डेटा का आपको पहले मीन चाहिए, मतलब माध्य चाहिए, और आपको उसके बाद माध्य का विचलन निकालना होगा। माध्य विचलन, विचलन मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि कितने से विचलित हो रहा है। कहने का मतलब, यदि इसका माध्य हम लोग मान लें कि कोई नंबर है जो इसका माध्य है, मान लेते हैं कि इस सारे आंकड़ा का जो माध्य आया, ठीक है, पूरे डेटा का, वो x आया। अब हम देखेंगे हर एक नंबर x से कितना कम या कितना ज़्यादा है। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं लेंगे, सिर्फ वैल्यू देखेंगे। जैसे कहने का मतलब है, मान लेते हैं इसका माध्य 40 आया, 50 आया, मान लेते हैं इसका माध्य, तो हम देखेंगे कि 50 से 58 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 65 कितना ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है। इसी तरह से कौन 44 कितना ज़्यादा है, तो 44 ज़्यादा नहीं है, कम है, तो माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे। बस हमें डिफरेंस देखना है। ठीक है, इस तरह से टोटल डिफरेंस हम निकाल के टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने टोटल डेटा हैं उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बस यही हमें करना है। तो यहाँ पे पहले हम इसका माध्य निकालते हैं। टोटल कितने डेटा हैं, तो 3 3 6 3 9 1 10, यानी कि n इक्वल टू 10 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। इसका मीन डेविएशन चाहिए आपको, तो इसका पहले मीन निकालना होगा। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसका एक मीन मान लेते हैं। ठीक है, सवाल को आसान करने के लिए हम चाहें तो सभी को जोड़ के 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन से बनाते हैं मोस्टली सवालों को, तो यहाँ पे भी हम मीन मान लेंगे एक 60। ठीक है, और जैसे ही मैंने मीन को 60 माना, तो हम ये देखेंगे ये तो 60 ही है, इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है। अच्छा, इसके पास 2 ज़्यादा है और इसके पास 2 कम है, ये आपस में बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसके पास 5 ज़्यादा है, ठीक है, और इसके पास 6 ज़्यादा है, मतलब इन दोनों के पास 5 और 6 11 ज़्यादा है, और इसको 11 की रिक्वायरमेंट है, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ लिख लीजिए, इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 18 की, 42 ही है ये, तो 60 करने के लिए इसको 18 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसके पास इसको 1 की रिक्वायरमेंट है, इसको 16 की रिक्वायरमेंट है 60 पूरा करने के लिए, इसको 15 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप देखिए टोटल रिक्वायरमेंट है कितने की, 18, एक 19 और 16, 19 16 हो गया आपका 35, और 15 50 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, और 60 हमने मीन माना था। ठीक है, एक सेकेंड, 60 हमने टोटल मीन माना था, लेकिन 50 कम हो जा रहे हैं, तो 50 सभी से कम करने होंगे ना, तो -50 होगा टोटल 10 नंबर में से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 5, यानी कि इस पूरे डेटा का जो मीन आया वो 55 आ गया। ठीक है, आप इसको जोड़ के 10 से डिवाइड भी कर सकते थे। ठीक है,
लेकिन वो शायद ज़्यादा कैलकुलेटिव होता, आप लोग करके देख लीजिएगा उसको भी। तो मीन आ गया यहाँ से, सारे डेटा का माध्य आ गया 55। इसको मिटाते हैं, हमने निकाल लिया इसका मीन, यानी कि एक्स मीन इक्वल टू 55। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लीजिए, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला वो होता है सिग्मा एक्स बार यानी कि मीन माइनस एक्स आई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा क्या है, ये समेशन को डिनोट करता है कि सारे नंबर्स को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, और एक्स है आपका मीन। ठीक है, और हर एक बार मीन से नंबर्स कितनी डिविएट कर रहे हैं ये हम देख रहे हैं हर एक नंबर को। ठीक है, और उसके बाद उसको एन से डिवाइड कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल से ही समझाते हैं सीधा। यहाँ पे हमने मीन माना 55, तो 55 से 58 कितना डिस्टेंस है, 55 से 58 का 3 का अंतर है, प्लस 55 से 65 का 10 का डिफरेंस है, प्लस 55 और 42 का 13 का डिफरेंस है, प्लस 55 और 66 का 11 का डिफरेंस है, 55 और 49 का 6 का डिफरेंस है, 55 और 59 का 4 का डिफरेंस है, 55 और 44 से 11 का डिफरेंस है, 55 और 45 का 10 का डिफरेंस है, और 55 और 62 का 7 का डिफरेंस है, और 55 और 60 का 5 का डिफरेंस है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10, यही आपका मीन डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, मैंने बस ये किया कि हर एक बार मीन में से नंबर्स को घटा दिया। ठीक है, और ये समेशन मतलब उन सबको जोड़ दिया, जोड़ा है ना सभी को, और डिवाइडेड बाय n, बस यही काम किया हमने। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 10 3 13, 13 13 26, 11 37, 6 43, और 4 47, 58, 58 10 68 60, 75 और 5 80/10 8। क्लियर है, मीन डेविएशन आ गया आपका 8। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि पी केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा ए बी है, लघु चाप ए बी पे ए और बी के बीच एक बिंदु सी है, बिंदु ए और बी पे वृत्त की स्पर्श रेखा एक बाह्य बिंदु एम पे प्रतिच्छेद करती है। यदि ए सी बी 124 डिग्री है तो ए एम बी का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एक फिगर है, इससे जो है इस फिगर से सीजीएल में भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये फिगर आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। पहले इसमें हम समझा देते हैं सारी चीज़ आपको। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं हम लोग, अपने पास एक सर्कल है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये एक सर्कल है अपने पास, और इसका जो सेंटर है ना वो पी पे है। ठीक है, और इस पे एक जीवा हमने बनाया ए बी, यहां से यहां एक जीवा हमने बना लिया ए बी। ठीक है, और बोल रहा है कि ए बी का जो लघु चाप है, देखिए ए बी में दो चाप बनेंगे। ए बी जो है सर्कल को दो पार्ट में बांट रहा है, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट। तो जो छोटा पार्ट है वही लघु चाप बनता है। तो जो लघु चाप है यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, उस पे एक पॉइंट सी है, यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट सी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया सी। ठीक, अब बोला है कि बिंदु ए और बिंदु बी पे वृत्त की स्पर्श रेखा एक बाह्य बिंदु एम पे प्रतिच्छेद करती है। मतलब ए से हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा हमने बी से खींचा, ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं एम पे मिलती हैं, और जो एंगल बनाती हैं वो आपको निकालना है। ठीक है, ए एम बी, ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, आपको दिया हुआ है ए सी बी 124 है, यानी कि यहां से यहां तक का जो एंगल है ए सी बी, ये जो एंगल है ये दिया हुआ है आपको 124 डिग्री, 124, ठीक है, डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या जानना है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता है कि जब भी हम सेंटर से टेंजेंट के टचिंग पॉइंट को मिलाते हैं, ये टेंजेंट का मतलब टेंजेंट एम ए और टेंजेंट एम बी का टचिंग पॉइंट है, ये दोनों जहाँ पे स्पर्श कर रही है, तो इससे जब भी मिलाएंगे ना तो ये 90 होता है। तो इधर भी 90 होगा, यहाँ पे भी देखिएगा तो ये भी 90 होगा। ठीक है, आपको निकालना है
ए एम बी और दिया हुआ है ए सी बी 124। अब खुद बताइए, यदि ए सी बी 124 है और हमने यहाँ से यहाँ मिलाया, मान लेते हैं एक पॉइंट हमने यहाँ खींच लिया ए ई बी, ठीक है, तो आपको पता है कि सी और ई ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज के दो अपोजिट एंगल हैं, और दो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। यानी कि यदि ये थीटा है, इसको यदि हम थीटा माने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा माइनस 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब समझिए, एक लाइन है, एक जीवा है ए बी, ये जीवा ए बी यदि परिधि पे जो एंगल बनाती है उसका दोगुना सेंटर पे बनाती है, तो आप कह सकते हैं कि जो एंगल ए पी बी होगा वो 180 माइनस थीटा का दोगुना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 360 माइनस टू थीटा, 360 माइनस टू थीटा। क्लियर है? अब यदि आप देखें एक बार चतुर्भुज ए एम बी को, ए एम बी पी को, इस वाले चतुर्भुज को, इसको, इस चतुर्भुज को यदि आप देखेंगे तो चतुर्भुज के चारों कोण जो होते हैं वो 360 होते हैं, और ये दोनों मिलके 180 हो रहे हैं। तो यदि ये दोनों मिलके 180 हो रहे हैं तो बचे हुए दोनों मिलके, यानी कि ये और ये मिलके भी तो 180 होने चाहिए। क्लियर है? दोनों मिलके 180 होने चाहिए, और ये वाला आपको पता है कि 360 माइनस टू थीटा है, एक सेकेंड, 360 माइनस टू थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 में से माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 360 माइनस टू थीटा, यानी कि हो जाएगा कितना? टू थीटा माइनस 180, सीधा सीधा ये लिख लेते हैं, टू थीटा माइनस 180, ठीक है। ये फिगर आपको याद रखना है। इस फिगर में ये यदि थीटा है, यानी कि ए सी बी की वैल्यू यदि थीटा है, तो ए एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू थीटा माइनस 180। बस थीटा की जगह पे आप लोग 124 रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो मैंने इतना बताया ना, इस सवाल के लिए तो मैं इजीली बता के निकल सकता था सीधा वैल्यू पुट करके, लेकिन मैंने थीटा मान के इसलिए बताया ताकि इस तरह से कोई भी सवाल पूछे, अभी तो आपसे सिर्फ ए एम बी पूछा है ना, ठीक है, यदि आपसे कल ए ई बी पूछ ले तो आप बता पाइएगा 180 माइनस थीटा, यदि आपसे ए पी बी पूछ ले तो भी आप बता पाइएगा कि ये 360 माइनस टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी आपसे पूछा क्या इसमें? ए एम बी, जो कि टू थीटा माइनस 180 होगा। अब थीटा आपको पता है 124 है, तो 124 गुना दो 248 और माइनस 180 कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि साइन ए इक्वल टू रूट थ्री बाई सेवन और ए एक न्यून कोण है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो यदि साइन ए इक्वल टू रूट थ्री बाई सेवन है और साइन ए होता है क्या? पी बटा एच, ठीक है, तो पी बटा एच का वैल्यू दे रखा है आपको रूट थ्री बाई सेवन, तो बी की क्या हो जाएगा? बी होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि 49 - 3, यानी कि बी आ जाएगा स्क्वायर रूट 46, ठीक है। आपसे पूछा स्क्वायर रूट 23 इंटू सेक ए, और सेक ए होता है बी बटा एच, सॉरी एच बटा बी, एच है 7 और बी है स्क्वायर रूट ऑफ 46 इंटू कोसेक ए, और कोसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, यानी कि 7/√3, ठीक है। ये 23, ये 46 को काटेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 में, ऊपर हो जाएगा 49 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको ऊपर नीचे जब √6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ऊपर हो जाएगा 49√6 और नीचे हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक घंटी घंटी ए प्रत्येक 18 मिनट में बजती है, और घंटी बी प्रत्येक 24 मिनट में बजती है, और घंटी सी प्रत्येक 30 मिनट में बजती है। वे सभी पहली बार सुबह 6:30 बजे एक साथ बजते हैं, तो वह समय ज्ञात कीजिए जब घंटी तीसरी बार एक साथ बजेगी, ठीक है। तो तीनों घंटी 18, 24 और 30 मिनट में बजती है, तो तीनों का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तीनों कब साथ में बजेगी, तो इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा, जो भी समय आएगा
मतलब उसी समय पे तीनों साथ में बजेगी, ए बी और सी। तो एलसीएम ऑफ 18, 24 और 30, ठीक है। इसमें जो कॉमन है उसको पहले साइड कर लेते हैं। तो आप देखिएगा 18 होता क्या है, 6 गुना 3 होता है, और 24 6 गुना 4, और 30 होता है 6 गुना 5। तो यानी कि 6 जो है इसका एचसीएफ है। तो जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 और 5, 3 गुना 4 गुना 5, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ गया, पंचों के 20 60, और गुना 6, 360 मिनट। और 360 मिनट का मतलब है 6 घंटा। मतलब हर 6 घंटा के बाद ये साथ में बजेगी, ठीक है, हर 6 घंटे के बाद। पहली बार ये कब बजी, तो 6:30 बजे सुबह बजी थी, ठीक है। फर्स्ट बार बजी 6:30 बजे, दूसरी बार फिर 6 घंटे के बाद बजेगी, और तीसरी बार फिर 6 घंटे के बाद बजेगी। मतलब ये यदि 6:30 AM पे बजी है सबसे पहली बार, तो दूसरी बार बजेगी 6 घंटे के बाद, और तीसरी बार भी बजेगी 6 घंटे के बाद। 3 बार ही बजना है, पूछ रहा है कि 3 बार, तीसरी बार कितने समय के बाद बजेगी, ठीक है। तो 6:30 से 12 घंटे के बाद बजेगी। पहली बार तो यहीं पे बज गई, बाकी के 2 बार 6 6 घंटे पे, यानी कि 6:30 बजे से 12 घंटे, यानी कि 6:30 बजे के शाम, ठीक है, 6:30 PM, ठीक है, सुबह से 12 घंटे बाद यानी कि शाम में। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी माल को 55% की हानि पे बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 75% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली वास्तविक वजन क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि 100 का चीज है, तो वो क्लेम कर रहा है कि वो सिर्फ 55 में बेच रहा है, तभी सॉरी 55 की हानि यानी कि 45 में बेच रहा है, ठीक है। 100 की चीज है, तो वो बता रहा है कि हम सिर्फ 45 में बेच रहे हैं, यानी कि 55% के नुकसान पे बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 75% का प्रॉफिट ले, यानी कि 100 की चीज को एक्चुअली में वो 175 में बेच रहा है, ठीक है। तो घपला कहाँ कर रहा है, वेट में कर रहा है, यानी कि वेट इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब 175 यहाँ पे लिख देंगे और 45 यहाँ पे लिख देंगे। मैंने इसी को रिवर्स करके लिख दिया, ठीक है। मैंने बताया है पहले भी इस तरह के सवालों को, पिछले शिफ्ट में भी ये सवाल था, ठीक है। तो वहाँ मैंने समझा के बताया था। अब हर सवाल हर शिफ्ट में तो मैं एक ही चीज़ नहीं समझा सकता, ठीक है। इससे वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ मैं पहले समझा चुका हूँ पिछले शिफ्ट में, वो मैं वापस से नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है या लग रहा है कि शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, तो शॉर्टकट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले शिफ्ट में सेम चीज़ें करवाई हुई है। तो आप लोग यदि पुराना वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। तो वहाँ मैंने बताया था कि यदि 45 की चीज़ 100 की चीज़ 45 में बेचने का क्लेम कर रहा है, लेकिन 175 में बेच रहा है, तो वेट में घपला कर रहा है। और वेट कैसे निकालते हैं, तो इसी को रिवर्स करके लिख देते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले 175 में, मतलब वेट 175 देना था, तो सिर्फ 45 ग्राम ही दे रहा है। 175 ग्राम की जगह पे सिर्फ 45 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। और सवाल में पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह पे उसने कितने ग्राम का उपयोग किया था। तो हमने 175 ग्राम निकाला और उसके जगह पे 45 ग्राम यूज कर रहा है, यानी कि 175 यूनिट इक्वल टू 1000 ग्राम यदि है, ठीक है। तो 45 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, यही आपको निकालना है। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम बटा 175, इतना ग्राम आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर, तो 45 यूनिट बराबर इंटू 45, इतना ग्राम। मतलब 175 के जगह, ठीक है, एक सेकेंड, 175 यूनिट की जगह 45 यूनिट ही दे रहा है, यानी कि इतने ग्राम की जगह सिर्फ इतना ग्राम दे रहा है। तो यहाँ से निकालिए, जो कट रहा है उसको काटिए, 9×5 = 45, और ये हो जाएगा 17 × 34 = 35, ठीक है। और कुछ कटेगा, हाँ ऊपर नीचे 5 से कटेगा, तो ऊपर आ जाएगा 200, यानी कि 1800/7, 1800/7 ग्राम, ठीक है। इसको काटेगा तो 7 × 2 = 14, और 4 यानी कि 7×5 = 35, 5 7 7 49, 257 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसका वैल्यू निकालना है आपको। आपको पता है 216, 0.216 में से जब दशमलव हटाएगा तो ये बटा 1000 हो जाएगा, ये बटा 1000 हो जाएगा,
और ये भी बटा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब सबका क्यूब रूट निकालना है। 216 का क्यूब रूट 1000। ठीक है, 216 का क्यूब रूट हो जाएगा 6, 1000 का 10, प्लस 1 का क्यूब रूट 1, 1000 का 10, 8 का क्यूब रूट, अच्छा ये माइनस है, 8 का क्यूब रूट 2 और 1000 का 10। तो 6 1 7 माइनस 2 5 बटा 10 यानी कि 0.5। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि तीन मित्र एक्स वाई और जेड ने 5 3 और 7 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश करके एक बिजनेस शुरू किया। 6 महीने बाद एक्स अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि जेड द्वारा निवेश की गई धनराशि 14,000 है तो 55,000 की कुल वार्षिक लाभ में एक्स और वाई के लाभ के बीच का हिस्सा क्या है। सवाल पढ़ के आपको पता चलेगा कि इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ रेशियो से ही निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि प्रॉफिट के बीच में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो एक्स है, वाई है और जेड है, एक्स वाई और जेड, और इनके प्रॉफिट का जो, इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 5 3 और 7 है पहले 6 महीने तक। ठीक है, और बाद में के 6 महीने में क्या हुआ कि एक्स ने अपना आधा पूंजी निकाला, यानी 5 की जगह पर सिर्फ 2.5 रह गया। ठीक है, और वाई जेड का सेम रहा, टाइम पीरियड सेम है इसलिए इसको काट सकते हैं, सीधा जोड़ दीजिए। 5 और 2.5 7.5, और वाई 3 3 6 और जेड 7 7 14। ये इनका फाइनल इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। तो इसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, मतलब 55,000 को जो बांटना है इसी रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई के बीच के प्रॉफिट में क्या अंतर होगा। तो यहां से देखिए एक्स और वाई के बीच में कितने का अंतर है, 1.5 का, आउट ऑफ टोटल 7.5 6 13.5 और 14 27.5। टोटल प्रॉफिट यदि 27.5 है तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 1.5 का, यही आपको निकालना है। और टोटल प्रॉफिट है कितना, 55,000, 55,000। ठीक है, 275 से 2 बार में कट जाएगा, 27.5 से 2 गुना बार में 55 कटेगा तो ये हो गया 2000 इंटू 1.5 यानी कि 3000। ठीक है, एक्स और वाई के प्रॉफिट के बीच में कितने का अंतर होगा, 3000 का। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 38% प्राप्त होता है और वो 28,800 मतों से चुनाव हार जाता है। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। तो हारने वाले को कितना परसेंट वोट मिल रहा है, 38%। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, 100 में से 38% कम कर देंगे यानी कि 62%। जीतने वाले को 62 और हारने वाले को 38। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो आप देखिएगा दोनों के बीच में 24% का अंतर है, 62 और 38 के बीच में। ठीक है, 24%, यानी कि इतने ही मत से हारा है 24%। और 24% इक्वल टू सवाल में आपको दे रखा है 28,800 मत से हारा है, तो 24% इक्वल टू है 28,800। ठीक है, आपको निकालना है कि टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। यहाँ से देखिएगा 1% इक्वल टू 24 से कट जाएगा, ये 24 एकम 24, 24 गुना 2 48, 1200 बार में। तो 1% यदि 1200 है तो 100% यानी कि टोटल मतदाता 1,20,000 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालना है आपको। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए पहले अलग अलग माध्य देखना होगा, अलग अलग इंटरवल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 0 से 8 के इंटरवल का माध्य, तो 0 से 8 के बीच में क्या आएगा, 4। उसी तरह से 8 और 16 के बीच का माध्य 12, 16 और 24 का माध्य 20, 24 और 32 का माध्य 28, 32 और 40 का माध्य 36, और 40 और 48 का माध्य 44। ठीक है, इन्हीं को गुना करना है हमें, या तो हम गुना करके लिख लें, मतलब 4 को 2 से, 12 को 4 से, इस तरह से सबको गुना करके जोड़ लें और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 2 + 4 6 7 13 5 18 3 21 7 27, यानी कि टोटल कितने डेटा है, 27 डेटा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन से बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल जो पूरा डेटा है उसका एवरेज 20 है। ठीक है, तो हमें 20 के अबाउट ही बनाना होगा सारी चीज़ों को। यदि हमने सबका एवरेज 20 मान लिया, सबका माध्य 20 मान लिया, तो
इसका तो 20 ही है, इसको टच नहीं करना है। ठीक है, अब जिसका 20 नहीं है वहां देखते हैं। यहां देखिए, इसका माध्य 4 है, हमें 20 बनाना है, मतलब इसको 16 की रिक्वायरमेंट है। तो दो फ्रीक्वेंसी पे, मतलब एक को 16 की रिक्वायरमेंट होगी एक डेटा को, तो दो को 32 की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि -32 होगा। यहाँ पे 12 है लेकिन हमें 20 बनाना है, यानी कि 8 की रिक्वायरमेंट है एक डेटा पे। तो 4 डेटा पे 8 चौके 32 की रिक्वायरमेंट यहाँ भी होगी। ठीक है, 20 बनाना है लेकिन इसके पास 8 एक्स्ट्रा है, 28 है। तो 8 एक्स्ट्रा है तो 5 पे 8 पंचे 40 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 16 एक्स्ट्रा है तो 16 3 पे 48 एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये प्लस एक्स्ट्रा है तो प्लस, और चाहिए तो माइनस। यहाँ पे देखिए 24 एक्स्ट्रा है, 20 चाहिए था लेकिन 24 है, तो 24 इंटू 6 144 एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप यदि कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये देखिए 32 और 32 64 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ से फिल कर देंगे तो यहाँ पे 80 बचेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना बचा आपके पास, 20 एवरेज मानने के बाद 40 प्लस 48 यानी कि 88 प्लस 80, 168 एक्स्ट्रा बचा। और ये जो 168 एक्स्ट्रा बचा ये सभी 27 लोगों में बटेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस 27 से कटेगा, 8 से 14 एक 15, 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ऊपर आ जाएगा नीचे 9 और ऊपर 5 56। ठीक है, यानी कि 9 छक्के 54, 2/9 यानी कि 0.22, तो 26.22 ऑप्शन नंबर बी सी। क्लियर है, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी बना सकते थे, जो आपके लिए आसान हो वो आप कर लीजिएगा। आइए अगले सवाल पे। ठीक है, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए का अधिकतम मान क्या होना चाहिए जिससे 8 अंक की संख्या, ये जो 8 अंक की संख्या दी हुई है ये 4 से विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्य होने का कंडीशन क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा लास्ट का 2 डिजिट 0 और 4 है, जो 4 से डिविजिबल ही है, यानी कि इस ए से कोई मतलब ही नहीं है। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए ए से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बोल रहा है कि ए का मैक्सिमम वैल्यू रखना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक पाक विधि में प्रत्येक 4 भाग आटे के लिए 3 भाग चीनी की आवश्यकता होती है। यदि एक बेकर ने 12 कप चीनी का उपयोग करता है तो समान अनुपात बनाए रखने के लिए उसे कितने कप आटे का उपयोग करना होगा। ठीक है, मतलब कोई डिश यदि बनाना है तो उसमें बोल रहा है कि यदि 4 कप आटा लेते हैं तो 3 कप चीनी लेना होगा। ठीक है, मतलब यदि 4 यूनिट आटा लेते हैं, ठीक है, तो 3 चीनी लेना होगा। और सवाल में ये भी बोल रहा है कि उसने 12 कप चीनी लिया, 12 कप का मतलब है इसका 4 गुना, तो आटा भी तो 4 गुना लेना होगा, यानी कि यदि 12 कप चीनी लिया तो आटा 16 कप लेना होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 175 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आप 175 बोल रहे हैं, तो या तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि आप सम संख्या मान लीजिए, और मैंने भी बताया कि आपको संख्या जब भी माननी होती है ना तो आप 2 की गैप से मानिए, सम की बात बोल रहे हैं तो आप जो संख्या मानिए वो मानिए x-1 और x+1, 2 का गैप है इन दोनों के बीच में। अब आगे बढ़ते रहिए, फिर 2 का गैप x+3, और इधर भी आगे बढ़िए x+x-3। ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है ना, यहाँ जो डिजिट मैंने लिखा है सेम डिजिट यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 3 लिखा है यहाँ पे भी 3 लिखना है। यदि हम ऐसे बढ़ेंगे ना तो सवाल बनाना आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, और उसके आगे है आपका 6 डिजिट है ना, 4 ही लिखा हमने। फिर आगे जाएंगे अगला सम, तो x+5 यहाँ से x-5, ये 6 हमारे पास सम संख्या आ गई। इसका यदि एवरेज निकालना है तो हम करते कि एवरेज निकालने के लिए जब भी कोई संख्या एपी में होती है, ठीक है, तो हम पहले और आखिरी नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा तो पहले और आखिरी नंबर को जैसे ही जोड़िएगा तो -5 + 5 कट जाएगा, और इसीलिए हम नंबर्स को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो -5 + 5 जैसे ही कटेगा तो पहला और आखिरी संख्या क्या बचेगा। ठीक है, पहला और आखिरी संख्या का सम निकाल के 2 से डिवाइड करना, वही तो औसत होता है। यानी कि इन दोनों को जोड़िएगा तो 2x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका औसत आ गया x, और x इक्वल टू 175 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, ऑब्वियसली ये है।
तो x माइनस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 175 माइनस 5 यानी कि सबसे छोटी संख्या d हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि राघव का मासिक वेतन 24,000 है। वह प्रत्येक माह घर के किराए पे 75,000 और भोजन पे, यूटिलिटी बिलों पे 3,500 रुपये खर्च करता है। अच्छा एक सेकेंड, इस सवाल में एक चीज़ और आपको बता देते हैं। यदि ये समझ गए तो इसको मिटाते हैं पहले। ठीक है, आपको इस सवाल के लिए शायद पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी यदि आप ये सोच पाते तो। दो बातें मैंने बताई थी और मैं ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपने जो चीज़ें पढ़ी है वो रिवाइज हो पाए। ठीक है, दो बातें मैंने बताई थी। पहला कि यदि आप फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का एवरेज बोलते हैं तो मैंने बताया था कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो एवरेज होता है वो n+1 होता है। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज जो होता है वो n+1 होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि हम संख्या लेके चले 2 4 6, तीन संख्या है तो इसका एवरेज देखिए 4 हो जाएगा। 6 2 8 बटा 2 यानी कि इसका एवरेज 4 आ गया, यानी कि n+1। जितनी संख्या है उससे एक ज़्यादा एवरेज। ठीक है, ये कब होता है? जब हम सम संख्याओं की बात करेंगे, क्रमागत सम संख्याओं की, और 2 से शुरू होने वाली नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो 2 से शुरू होगी। ठीक है, तो जब भी संख्या 2 से शुरू होगी ना, 2 4 6 8 10 इस तरह से, ठीक है, तो उसका जो एवरेज होगा ना वो n+1 होगा। मतलब यदि हम 10 संख्या लिखेंगे तो एवरेज 11 हो जाएगा, 5 संख्या लिखेंगे तो एवरेज 6 हो जाएगा, ये 4 संख्या है तो एवरेज 5 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात मैंने बताई थी कि यदि आप एवरेज में कोई नंबर जोड़ देते हैं, जैसे कहने का मतलब है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से 6 संख्याएं हैं, तो 6 यदि संख्याएं हैं तो एवरेज 7 हो जाएगा। इस फॉर्मूला से हो जाएगा। 6 संख्या है तो एवरेज 7 हो जाएगा। तो मैंने एक बात बताया था कि यदि संख्याओं में हम कुछ जोड़ें तो एवरेज में भी वही जुटेगा, यदि सारी संख्याओं में हम x जोड़ें तो एवरेज में भी वही जुटेगा। अब इसी दोनों का यूज करना है आपको। ये जो दूसरा बात हम बता रहे हैं कि संख्याओं में यदि कुछ जोड़े तो एवरेज में भी वही जुड़ना चाहिए, तो एवरेज में क्या जोड़े कि 175 आ जाएगा, तो आप बोलिएगा 168 जोड़ने पे, तो संख्या में भी 168 जोड़ना होगा सारी संख्याओं में, तो सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा? 170 हो जाएगा। क्लियर है? ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि राघव का मासिक वेतन 24,000 है। वो प्रत्येक माह घर के खर्चे पे 7500 और भोजन तथा यूटिलिटी बिलों पे 3,500 रुपये खर्च करता है, यानी कि 7500 और प्लस 3,500 1100 खर्च कर दे रहा है। वो 24,000 में 11,000 उसने खर्च कर दिया। बोला है कि शेष राशि उसकी मासिक मासिक बचत है, यानी कि बचत कितनी हो जाएगी? 13,000। ठीक है, अपने जन्मदिन वाले माह में वो अपनी पूरी मासिक बचत समारोह पे खर्च कर देता है। एक वर्ष में राघव का कुल बचत कितना होगा? देखिए सवाल ये है कि राघव हर महीने 13,000 रुपये बचाता है। ठीक है, तो पूरे साल में कितना पैसा बचाएगा? एक महीने में यदि 13,000 बचाता है तो पूरे साल में 13,000 इंटू 12 बचाना था, लेकिन हो क्या रहा है ना कि इसने एक महीने का बचत अपने बर्थडे वाले दिन खर्च कर दिया, बर्थडे वाले महीने में। तो बचा कितना सेविंग? सिर्फ 11 महीनों का सेविंग बचा। तो आपको 13,000 गुना 11 यानी कि 1,43,000 यही निकालना था। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे धारा के प्रतिकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। नाव द्वारा समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने और फिर धारा के अनुकूल वापस आने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल ये है कि आपको नाव का स्पीड दे रखा है, यानी कि बोट का जो स्पीड है, बोट के स्पीड को यदि हम लोग u माने, ठीक है, और जो आपका धारा का स्पीड है उसको v माने, ठीक है, तो बोट का स्पीड यानी कि u आपको दे रखा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के ऑपोजिट में जाना, तो धारा के प्रतिकूल वो 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है 4 घंटे में, यानी कि धारा के प्रतिकूल 80 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रेवल करता है, तो उसका स्पीड 80/4 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल का मतलब है नाव का चाल माइनस धारा का चाल, ये आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि यदि u इक्वल टू 25 है और u माइनस भी 20 है, यानी कि v कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा।
ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल यदि स्पीड 20 है तो धारा के अनुकूल कितना हो जाएगा, 25 + 5 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यदि ये सारी चीज़ें लिख के आप सवाल बना रहे हैं ना, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाइएगा। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा ये डेटा देख के u = 25 v = 5 लिखना था, ठीक है। तभी आप सवाल बना पाइएगा लिमिटेड समय में। अब बोला है कि नाव द्वारा समान दूरी तय करने में, समान दूरी मतलब 80 किलोमीटर, ठीक है, समान दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने तथा धारा के अनुकूल वापस आने में, 80 किलोमीटर गया प्रतिकूल में और आया अनुकूल में। तो 80 किलोमीटर जब प्रतिकूल में गया तो 20 की स्पीड से गया, और 80 किलोमीटर जब आया धारा के अनुकूल तो 30 की स्पीड से आया। तो टोटल समय कितना लगा वही आपको निकालना है। यहाँ से देखिएगा तो 4 घंटे लगे, यहाँ से देखिएगा तो 3 × 2 6, 2.2/3 यानी कि 6.2/3 घंटे लगे टोटल। ये आ गया 2.2/3 घंटे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा मिनट में आंसर है, तो 6 घंटे तो पूरे पूरे आ गए, और 2/3 घंटा को आपको मिनट बनाना है तो 60 से गुना करना होगा। तो 6 घंटा प्लस 2/3 को जब मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना कीजिएगा, यानी कि 20 × 2 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट। अगला सवाल, ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक दुकानदार ने 630 प्रति दर्जन की दर से 42 दर्जन वस्तुएं खरीदी। उसने उनमें से प्रत्येक को 63 की दर से बेचा। उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया, ठीक है। 630 रुपए में एक दर्जन सामान खरीद रहा है, तो एक सामान का सीपी कितना होगा, ठीक है। 630 रुपए में एक दर्जन यानी कि 12 सामान खरीदा, तो एक सामान का सीपी 630/12। और बेच कितने में रहा है एक सामान, 63 रुपये में, सवाल में ही दिया है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से देखिए सीपी और एसपी का जब रेशियो निकालिएगा तो ये 10 आएगा सीपी, और एसपी इधर चला जाएगा मतलब 12 आएगा। 10 की चीज को 12 पे बेच रहा है यानी कि 20% का प्रॉफिट, ठीक है। आइए अगले सवाल पे, ये अगला सवाल है। तो ये हो जाएगा -9 प्लस -9 ये हो गया, और ये 56 से 14 4 बार में जाएगा, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस बचेगा, यानी कि -9 -4 और -16, 16 4 20 -29, ठीक है। इस टाइप का एक और सवाल था शायद, उसका भी आंसर -29 ही था ऊपर। 16 और 4 20, कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना, ठीक है। आइए अगले सवाल पे, ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पे एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं AB और AC खींची जाती है। यदि AB बराबर 30 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल लग रहा है। एक सर्कल है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इसका सेंटर O है, इसका सेंटर बना लेते हैं O, ठीक है। इसमें एक बाह्य बिंदु है A, और बाह्य बिंदु से दो टेंजेंट खींचा गया है AB और AC। ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। ये बाह्य बिंदु हो गया आपका A, हमने टेंजेंट खींचा B पे और ये C पे। अच्छा आपको क्या पता है कि जब भी आप टेंजेंट से, टेंजेंट के टचिंग पॉइंट मतलब स्पर्शरेखा कहाँ पे टच करिए, यहाँ पे, इससे जब आप सेंटर को मिलाते हैं तो वो रेडियस होता है और ये 90 डिग्री बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये रेडियस भी होगा और 90 डिग्री भी बनाएगा, ठीक है। आपको रेडियस ही निकालना है। और क्या दिया है, अच्छा ए बी का लेंथ दिया हुआ है। आपको ये भी पता होगा कि यदि किसी भी पॉइंट, यहाँ ए पॉइंट से यदि दो टेंजेंट खींचते हैं किसी एक ही सर्कल पे, तो दोनों टेंजेंट बराबर होता है, यानी कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी सर्कल पे यदि किसी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट बराबर होता है। और क्या दिया आपको, BC 24 दिया हुआ है, यानी कि जब इसको मिलाइएगा तो BC 24 है, ये लेंथ 24 है। अच्छा इसको भी मिला लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए जैसे आप इसको मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये भी 90 होगा, ठीक है। अब देखिए ये यदि 90 है और BC पूरा 24 है, और मैंने भी बताया कि आप खुद देखिए कि ये 30 है,
ये आर है और इसको भी मिलाइएगा तो ये भी आर होगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये बी सी को लाइन ए ओ दो पार्ट में बांट रही है, यानी कि ऊपर भी 12, यदि बी सी का टोटल लेंथ 24 है तो ऊपर भी 12 और नीचे भी 12 होगा। ठीक है, 12। ठीक है, इसको भी एक पॉइंट मान लेते हैं पी। आपसे पूछा क्या है, रेडियस। अब खुद बताइए कि आपको सवाल बनाने की ज़रूरत है ये। यदि हम एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, बी पी ओ, एक ट्रायंगल हमने बनाया और ये बोला कि ये 90 है और ये साइड 12 है, तो ये साइड कितना होगा। इस वाले ट्रायंगल को हमने बनाया, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इसी को हमने बनाया यहाँ पे बी पी ओ को, क्योंकि हमें रेडियस निकालना है। तो आप खुद बोलिएगा कि रेडियस जो भी हो 12 से तो बड़ा होगा, क्योंकि हाइपोटेनस बाकी दो भुजाओं से बड़ा होता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में आर जो है वो हाइपोटेनस है, यानी कि कर्ण है, और कर्ण बाकी दो भुजाओं से बड़ा बड़ा होता है, यानी कि आर जो भी होगा 12 से बड़ा होगा। और एक ही ऑप्शन आपके पास है 12 से बड़ा में, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो 12 से बड़ा है। तो इस सवाल को आपको बनाने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आपको मन किया बनाने का तो आप देखेंगे इसमें सिमिलरिटी लगा सकते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल इसमें बराबर हो रहे हैं, दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी लग जाएगी। एक तो ए बी ओ है और एक ए पी बी है। ट्रायंगल ए पी ओ इसको मिटाते हैं पहले। ठीक है, आपको सिमिलरिटी लगा के भी बता देते हैं, आप लोग उसको खुद ही बना लीजिएगा। तो दो ट्रायंगल हैं, एक तो ए बी ओ, आप लोग फिगर देखिए ए बी ओ कहाँ बन रहा है। ठीक है, ए बी ओ बनेगा ए बी ओ, ये एक ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है ए पी बी, ए पी बी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ए पी बी कहाँ है, ये देखिए ए पी बी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्यों, तो दोनों ट्रायंगल का एक कोण 90 है। देखिए ए बी ओ का देखिएगा तो ये वाला कोण 90 है, और ए पी बी का देखिएगा तो ये वाला कोण 90 है। किसी भी दो ट्रायंगल में यदि दो कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ए बी ओ और ए पी बी में हमने दो कोण देख लिया कि 90-90 हो गए। ठीक है, अब एक चीज और देखिए कि दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाले कोण बराबर है। ठीक है, ये वाले कोण तो दोनों ट्रायंगल में आएंगे ना। आप ए बी ओ बोलिए या ए पी बी, इस भी ट्रायंगल में एंगल ए होगा और इस भी ट्रायंगल में एंगल ए होगा, ये वाला एंगल, और दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों जगह बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर होंगे तो रेशियो बराबर होना चाहिए। क्या क्या चीज का, तो यदि हम बोलें इस वाले एंगल के सामने बड़े वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा पड़ेगी, तो आप सीधा सीधा ये देखिए कि बी ओ का जो रेशियो होगा वही रेशियो पी बी का होगा। तो बी ओ का रेशियो, बी ओ है क्या, रेडियस आर है, आर बराबर हो जाएगा पी बी, और पी बी क्या है तो 12 है, बराबर होगा। ठीक है, आपका एओ के, यानी कि यहां से यहां एओ और ए बी, एओ को एओ ही रहने देते हैं अभी, और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी है आपका 30। ठीक है, बस इसी को आपको बराबर करना है, यानी कि आर डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू ए ओ है। जब ए ओ की आप बात कीजिएगा इसकी, तो ये क्या होगा, तो 30 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही तो होगा। सॉरी, 30 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट, हाइपोटेनस। ठीक है, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो ए ओ होगा वो होगा 30 का स्क्वायर यानी कि 900, और प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30। यहाँ से 6 गुना 2 12, 6 5 30, यानी कि 5 और 2 स्क्वायर दोनों तरफ कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, आर स्क्वायर बटा 4 बराबर 900 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 900 प्लस आर स्क्वायर को जब इधर लाएगा तो माइनस आर स्क्वायर, तो ये बचेगा 21, आर स्क्वायर बराबर 3600, यानी कि आर स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा 3600 बटा 21। ठीक है, तो आप आर बता सकते हैं, आर क्या आ जाएगा, यहाँ से आर हो जाएगा 60 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 21। ठीक है, 21 का जो भी वैल्यू होगा 5 से तो कम होगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 21 5 से कम होगा, और यदि 5 से कम होगा
इसका वैल्यू, तो 60 का वैल्यू 60/5 से कम, यानी कि 12 से ज़्यादा हो जाएगा ना। देखिए 60 बटा यदि 5 होता तो 12 आंसर आना चाहिए था, लेकिन ये 5 से कम आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 21 5 से कम आएगा तो वैल्यू 12 से 12 हो जाएगा, तो 12 से 12 एक ही आंसर है। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे। और आपको इतना करने की इस सवाल में ज़रूरत नहीं थी, मैंने जो पहले बताया था कि आर जो होगा वो 12 से 12 होगा, आप ऐसे सिंपली सवाल बना सकते थे। ये आज का आखिरी सवाल है, आखिरी है ना? हाँ। इसमें बोला कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 37 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 37 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी के 1/4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 3 नल है, 4 घंटे और 37 घंटे में भरता है। तो एक यदि 37 घंटे में भरता है और दूसरा 37 घंटे में खाली करता है, तो दोनों काम जीरो करेंगे ना। एक काम कर रहा है, दूसरा उतने ही समय में उस काम को बिगाड़ रहा है, तो इन दोनों को सीधा कैंसिल आउट करके सवाल को सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि एक नल टंकी को 4 घंटे में भरती है। ठीक है, तो 1/4 भरने में कितना समय लगेगा? तो 4 का 1/4 यानी कि सिर्फ 1 घंटा लगेगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। जो भी सवाल यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, उस सवाल को आप लोग वापस से देखिए। ठीक है, और यदि आपको लग रहा है कि हम शॉर्टकट बता रहे हैं, तो आप हमारे पुराने शिफ्ट के वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताई है। बिना डिटेल में बताए हम किसी भी चीज़ को शॉर्टकट में नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।